कभी सोचा है, हम कहीं भी देखें, चाहे टीवी हो, अखबार हो या बस सड़क पर चल रहे हों, ये हर जगह हैं। पार्टियों के निशान, झंडे, नेताओं की तस्वीरें। सच तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला चेहरा है। आप भारत की किसी भी दूर दराज गांव में चले जाएं, हो सकता है वहां लोगों को हमारे संविधान की हर बात ना पता हो, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होगा कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। पर सवाल ये है कि ये पार्टियां इतनी जरूरी हैं क्यों और असल में ये काम करती कैसे हैं। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम इन 6 अहम मुद्दों पर बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इनकी जरूरत क्यों है, दुनिया में कितनी पार्टियां होनी चाहिए, भारत का सिस्टम कैसा है, इन पार्टियों के सामने क्या चुनौतियां हैं और सबसे जरूरी इनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। एक पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल आखिर होता क्या है? तो देखिए, एनसीईआरटी में इसकी एक बहुत सीधी सी परिभाषा दी गई है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब इनके दो ही मेन मकसद हैं, पहला इलेक्शन जीतना और दूसरा सरकार चलाना। सोचिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं द लीडर्स, बड़े नेता जो सारे बड़े फैसले लेते हैं। फिर आते हैं द एक्टिव मेंबर्स, यानी वो कार्यकर्ता जो जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए काम करते हैं, प्रचार करते हैं। और आखिर में होते हैं द फॉलोअर्स, मतलब हम जैसे आम लोग जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उससे अपना वोट देते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पार्टी होती क्या है। पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि हमें इनकी जरूरत ही क्यों है, लोकतंत्र में इनका क्या रोल है। असल में इनके बहुत सारे जरूरी काम हैं। ये चुनाव लड़ते हैं, अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है और देश के लिए कानून बनाने में बड़ा रोल निभाती है, और जो हार जाती है वो विपक्ष बनकर सरकार के काम पर नजर रखती है। यही नहीं, ये पार्टियां पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का जरिया भी बनती हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए, अगर ये पार्टियां होती ही नहीं तो कैसी होती वो दुनिया जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो। पार्टियों के साथ एक जिम्मेदार सरकार बनती है, देश के बड़े मुद्दों पर बात होती है और एक जवाबदेही तय होती है। पर इनके बिना सरकार कभी भी गिर सकती है। हर कोई बस अपने छोटे से इलाके की सोचेगा और देश की भलाई के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो टोटल केओस। अब आते हैं एक और मजेदार सवाल पर कि किसी देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए। चलिए पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम। जैसा नाम से ही साफ है, यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार चलाने की इजाजत होती है, जैसे कि चीन में। जाहिर है इसे एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि लोगों के पास चुनने के लिए कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। फिर आता है 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ खेल थोड़ा अलग है। पावर आमतौर पर 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है, जैसा अमेरिका और यूके में होता है। छोटी मोटी और पार्टियां भी होती है, पर असल मुकाबला सिर्फ 2 में ही होता है। और फिर है हमारा वाला सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि भारत में है। यहाँ कई पार्टियां पावर के लिए कम्पीट करती हैं और अक्सर किसी एक को बहुमत नहीं मिलता तो वो मिलकर गठबंधन सरकार यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। तो चलिए अब जरा खास तौर पर भारत की बात करते हैं और हमारे इस अनोखे मल्टी पार्टी लोकतंत्र को समझते हैं। तो सवाल उठता है कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्यों? इसका जवाब ना हमारे देश की खूबसूरती में ही छिपा है। भारत में इतनी ज्यादा सामाजिक और भौगोलिक विविधता है, इतनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं कि उन्हें सिर्फ 2 या 3 पार्टियां रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती। अच्छा, आपने नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है? इसके लिए क्या शर्तें हैं? इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है वोट्स को लेकर। किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% वोट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वोट के साथ साथ सीटें भी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उस पार्टी को लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। जब कोई पार्टी इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करती है, तब जाकर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है।
अब तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना? पर अब बात करते हैं राजनीति के उस पहलू की जिसे इसका डार्क साइड भी कहा जा सकता है। वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना आज पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी। सारे फैसले बस कुछ बड़े नेता ले लेते हैं। दूसरी, डायनास्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद, जहां बड़े पद परिवार में ही आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरी, मनी एंड मसल पावर का बढ़ता इस्तेमाल, जहां चुनाव जीतने के लिए अमीर या आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर भरोसा किया जाता है। और चौथी, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब पार्टियां अपनी नीतियों में इतनी एक जैसी हो गई हैं कि वोटर के पास कोई असली विकल्प ही नहीं बचता। ये समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, तो क्या इनका कोई हल है? बिल्कुल है, और यही है हमारा आखिरी सेक्शन। इन पार्टियों में सुधार कैसे किया जाए, आगे का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि सुधार के लिए कुछ कदम उठाए भी गए हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया ताकि सांसद और विधायक पैसों के लालच में पार्टी ना बदलें। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी कर दिया है कि हर उम्मीदवार अपनी संपत्ति और क्रिमिनल केस की जानकारी दे। और तो और इलेक्शन कमीशन भी पार्टियों को अंदरूनी चुनाव कराने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहता है। पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ सुझाव ये भी हैं कि पार्टियों के अंदरूनी कामकाज के लिए एक कानून बनाया जाए। ये भी कहा जाता है कि कम से कम 1/3 टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाएं और चुनाव में काले धन को रोकने के लिए स्टेट फंडिंग की जाए। लेकिन इन सब से ऊपर जो एक चीज है वो है पब्लिक प्रेशर, यानी जनता का दबाव। तो पार्टियों को तो सुधरना ही होगा, ये तो साफ है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे अहम सवाल, इस पूरे लोकतंत्र को बेहतर बनाने में हम सबकी एक नागरिक के तौर पर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।